मैथबस्टर्स के ब्रांड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप ही के सबमिट हुए मैथ्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और पिछली वीडियोस की परफॉर्मेंस को देखकर लाइक गेम निकल कर आया है 1969। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। मैथ नंबर 1, शैंग-ची कैन मैनिपुलेट एयर मैनिपुलेशन को एरोकिनेसिस कहा जाता है। ऐसी सुपर पावर जहां सुपर हीरो एयर को एज अ वेपन यूज करता है या फिर सर्फिंग या वॉकिंग के लिए यूज करता है। अगर आपने शैंग-ची देखी है तो आपको पता होगा कि शैंग-ची की मदर और मैंडारिन की फाइट होती है और उस फाइट में काफी ज्यादा एयर मैनिपुलेशन देखा गया था, जहां शैंग-ची की मॉम एरोकिनेसिस का काफी ज्यादा यूज करते हुए देखी गई थी और यही एबिलिटी या पावर शैंग-ची को भी मिली है। मूवी के एंड में वो इसी सुपर पावर का यूज भी करता है और ना सिर्फ मूवी में बल्कि कॉमिक्स में भी ये कॉमन सुपर पावर है शैंग-ची के लिए। एरोकिनेसिस शैंग-ची को एनहांस स्पीड भी प्रोवाइड करवाता है। मूवी में इसका अच्छा एग्जांपल नहीं है, लेकिन शैंग-ची की मदर ने एयर मैनिपुलेशन का यूज करके खुद को स्पीड अप किया था और इसी हवाबाजी का यूज करके शैंग-ची अपने लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी बना सकता है एनिमी की अटैक को डॉज करने के लिए। तो हाँ, ये मिथ कंफर्म्ड है, शैंग-ची के पास एयर मैनिपुलेशन वाली सुपर पावर है। मिथ नंबर 2, मीसा अमाने इज डेड। देखो, अगर आपने अभी तक डेथ नोट एनीमे नहीं देखा है तो नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प पर चले जाओ, स्पॉइलर से बचना है तो। देखो, मीसा अमाने के पास भी डेथ नोट था, लेकिन उसने एक डील करी शिनिगामी आइज के लिए। शिनिगामी आइज लेने की वजह से उसकी लाइफ जितनी थी उसकी आधी हो गई और उसने ये डील 2 बार करी, यानी उसकी लाइफ आधी की भी आधी हो चुकी थी। हालांकि कीरा यानी कि लाइट याग्मी अपना पूरा दिमाग लगाकर मीसा के शिनिगामी को मेसा के लिए मरने पर मजबूर कर देता है और मीसा को शिनिगामी की एज मिल जाती है। एनिमे के एंड में हमने मीसा को मरते हुए नहीं देखा था, लेकिन इसके क्रिएटर का कहना है कि वो सिर्फ लाइट याग्मी के लिए जी रही थी और लाइट के मर जाने की वजह से वो डिप्रेशन में आ गई और उसने अपनी जान दे दी थी। यानी लाइट ने जो कुछ भी किया मीसा की लाइफ को बढ़ाने के लिए, वो सब कुछ काम नहीं आया। मीसा अमाने 14 फरवरी 2011 में मर गई। मत नंबर 3, तो इन भाई साहब ने एक डिटेल बताई है कि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स में जब दूसरे यूनिवर्स का पीटर पार्कर माइल्स मोरालेस को उसके रूम में बांध देता है, तब बैकग्राउंड में एक पोस्टर होता है जिसपे December 17 लिखा है और यही डेट स्पाइडरमैन नो वे होम की रिलीज डेट है। तो इस मूवी में ही नो वे होम की रिलीज का हिंट था। सबसे पहली बात, ये मूवी 2018 में आई, यानी इसके एनिमेशन पर पिछले 2 साल से तो काम चल ही रहा होगा। पिछले 2 साल यानी कि 2016 मान लो। 2016 में एमसीयू में सिविल वॉर आई थी, जब जैसे तैसे मार्वल ने सोनी से स्पाइडरमैन की डील करी थी और ये पता भी नहीं था कि वो आगे इसे मूवी में यूज कर पाएंगे या नहीं। तो ये हिंट नो वे होम की रिलीज का नहीं था, लेकिन मूवी में माइल्स ने अपने टेस्ट पेपर पर दिसंबर को डिसेम्बररी लिखा था और ये पोस्टर प्रूव करता है कि इनके यूनिवर्स में दिसंबर को दिसंबर ही कहा जाता है। माइल्स ने यहाँ जानबूझकर डिसेम्बररी लिखा है और तो और December 17 को ही इस मूवी का एक सेपरेट एल्बम लॉन्च हुआ था। तो आपका ये मिथ बस्टेड है। मिथ नंबर 4, अगर ज़ॉम्बीज हल्क की स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाए व्हाट इफ में, तो थैनोस की स्किन को पेनिट्रेट कैसे किया? देखो, व्हाट इफ के ज़ॉम्बी वाले एपिसोड में यही दिखाया गया है कि ज़ॉम्बीज हल्क का कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक असम्पशन है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हल्क कब तक ज़ॉम्बीज को टॉलरेट कर पाएगा। उसकी लिमिट कितनी है ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी हल्क का कुछ ना कर पाए, लेकिन क्या पता कोई पावरफुल ज़ॉम्बी हल्क की स्किन को पेनिट्रेट कर दे। और थैनोस की बात करें तो एमसीयू में थैनोस ने प्रूव किया है कि हल्क के सामने वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसकी स्किन और हल्क की स्किन में बहुत ज्यादा डिफरेंस भी है। स्ट्रॉन्ग होना और स्किन का वीक होना पॉसिबल है। हो सकता है थैनोस के पास ज्यादा स्ट्रेंथ हो, ज्यादा अच्छी कॉम्बैट स्किल्स हो, लेकिन उसकी स्किन हल्क जैसी नहीं है। काफी कोशिश के बाद आयरन मैन ने भी उसकी स्किन को पेनिट्रेट कर ही दिया था इन्फिनिटी वॉर में। अब ऐसा कौन हो सकता है जिसने थैनोस को ज़ॉम्बी बना दिया? तो काफी सारी पॉसिबिलिटी है। थैनोस अर्थ पर आया होगा टाइम स्टोन लेने, तब ब्लैक ऑर्डर में से किसी मेंबर ने ये काम किया होगा, या फिर हैंक पिम जो श्रिंक होकर थैनोस के अंदर चला गया होगा और उसके इंटरनल पार्ट्स को डैमेज कर दिया होगा। Oh my God! ऐसा नहीं है कि थैनोस या फिर हल्क इनवल्नरेबल है, दोनों ही ज़ॉम्बी में बदल सकते हैं, लेकिन हल्क के पास ज़ॉम्बीज को रेजिस्ट करने की पावर काफी ज्यादा है। पर अगर हल्क हार मानकर चला जाता है तो ब्रूस खुद को ज़ॉम्बीज से नहीं बचा पाएगा और तब हमें ज़ॉम्बी हल्क देखने को मिलेगा, वैसे ही जैसे कॉमिक्स में देखा था। मिथ नंबर 5, द वेस्प को ज़ॉम्बी बनने में काफी ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि सबसे पहली ज़ॉम्बी उसकी मदर जेनेट वैन डाइन थी और जेनेटिक कंडीशंस की वजह से वेस्प की बॉडी उस वायरस को काफी देर तक रेजिस्ट कर पा रही थी। बात ऐसी है कि मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी 10th तक, जिसे लगभग 7-8 साल हो चुके हैं, तो मुझे याद भी नहीं है कि ऐसा कोई टॉपिक था क्या, लेकिन फिर भी मैं एक एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ।
अगर वायरस जेनेट वैन डाइन की बॉडी में ही पैदा हुआ, यानी कि जेनेट के खून ने ही वायरस बनाया है, तब तो ये बात सच हो सकती है कि होप काफी देर तक इसलिए रेजिस्ट कर पाई क्योंकि उसके जीन्स वायरस के ओरिजिन से मैच कर रहे थे। लेकिन अगर वायरस का ओरिजिन कुछ और है तो जेनेट भले ही पहली ज़ॉम्बी क्यों ना हो, इसका होप पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और हो सकता है कि होप को सिर्फ एक छोटा सा कट लगा था, इसलिए उसे टाइम लगा, वायरस जल्दी उसकी बॉडी में नहीं फैल पाया। अब ज़ॉम्बी साइंस को एक्सप्लेन करना मुश्किल है क्योंकि ये सिर्फ फिक्शनल है। बाकी किसी के पास अगर इसका अच्छा एक्सप्लेनेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, साथ में डिस्कस करते हैं। तो आपका हिम्मत फिलहाल के लिए बस्टेड है। Myth number 6. Due to Captain America being worthy of Jonathan, Captain America has power of lightning. देखो, जॉनाथन के लिए वर्दी होना और लाइटनिंग की पावर होना, ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा अलग हैं। अगर नहीं पता तो ये क्लिप देख लो। कैप्टन अमेरिका ने म्यूनिर विल्ड किया और लाइटनिंग को मैनिपुलेट करके थैनोस पर अटैक भी किया, लेकिन वो लाइटनिंग कैप्टन अमेरिका के अंदर नहीं थी। थॉर की बात करें तो थॉर को म्यूनिर की जरूरत नहीं है लाइटनिंग प्रोड्यूस करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए। म्यूनिर और स्टॉर्म ब्रेकर बस उसे बिजली को खूब सारी मात्रा में किसी मनचाही दिशा में भेजने का काम करते हैं। तो आपका ये मिथ बस्टेड है, कैप्टन अमेरिका के पास लाइटनिंग जैसी कोई सुपर पावर नहीं है। मिथ नंबर 7. अवेंजर्स एंड गेम में जब थैनोस पावर स्टोन से कैप्टन मार्वल को पंच करता है तभी वो अपने हाथ को हील भी कर लेता है, उसी तरह से जैसे उसने इन्फिनिटी वॉर में अपनी चेस्ट को हील किया था। इन्फिनिटी वॉर में जब थॉर ने उसकी चेस्ट को चीर दिया था तब थैनोस टेलीपोर्ट करने से जस्ट पहले टाइम स्टोन को यूज करके अपनी चेस्ट को हील कर लेता है, जिसका ग्रीन इफेक्ट हम देख सकते हैं। एंड गेम में वो पावर स्टोन को नंगे हाथों से पकड़ लेता है और पावर स्टोन उसके हाथ को डैमेज भी कर देता है, लेकिन इसके बाद जब वो सभी स्टोन को गॉन्टलेट में रखता है तो उसके राइट हैंड में हम एक ग्रीन लाइटनिंग इफेक्ट देख सकते हैं और उसका ये राइट हैंड वापस नॉर्मल भी हो जाता है। तो 99% श्योर हूं मैं कि यहाँ थैनोस ने जल्दी से टाइम स्टोन यूज कर लिया अपने हाथ को हील करने के लिए। अब थैनोस ने टाइम स्टोन और सभी स्टोन की स्टडी ऑलरेडी कर रखी थी, उसे पता है कि कब कौन सा स्टोन कैसे यूज करना है। उसका आईक्यू भी काफी हाई है और वो ये प्रूव कर चुका है जब उसने कैप्टन मार्वल को पावर स्टोन से पंच करके 1v1 क्लच किया। तो आपका ये मिथ मेरी तरफ से तो कंफर्म्ड है। मिथ नंबर 8. क्या होगा अगर डेडपूल की बॉडी को सिमेट्रिकली काट दिया जाए, फिर उसका राइट पार्ट जनरेट होगा या फिर लेफ्ट? जब डेडपूल का नीचे का हिस्सा कट जाता है तो वो हिस्सा सर को और पेट को ग्रो नहीं करता, बल्कि ऊपर का हिस्सा पैरों को ग्रो कर लेता है। इससे हम ये तो मान ही सकते हैं कि ग्रो करने के लिए एक चीज जरूरी है और वो है ब्रेन। और ये सब कुछ साइंस के हिसाब से था। अब कॉमिक्स में शायद कभी ऐसा हुआ नहीं कि डेडपूल को इस तरह से काटा गया हो जैसा कि आप बताना चाह रहे हो, लेकिन एक ह्यूमन का ब्रेन सिमेट्रिकल नहीं होता है, भले ही बॉडी दिखने में सिमेट्रिकल हो। ब्रेन के दोनों तरफ अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, और ये मैंने गूगल पर पूरे 3 सेकंड रिसर्च करके पता किया है। तो जो ब्रेन का पार्ट रीजनरेशन संभालता होगा वो जिस हाफ में प्रेजेंट होगा वो हाफ ग्रो कर लेगा। इसका यही बेस्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। हो सकता है ये गलत हो क्योंकि कॉमिक्स में डेडपूल के अलग अलग पार्ट्स को मिलाकर एक इविल डेडपूल बनाया गया था, लेकिन फिर भी ब्रेन का जो पार्ट रीजनरेशन के लिए यूज होता है वो तो किसी एक हाफ में ही होगा, दोनों में प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। मिथ नंबर 9. ये मिथ पता नहीं किसने फैलाया है यूट्यूब पर, क्योंकि इसका कोई कंफर्मेशन तो नहीं है और जब थ्योरीज को लोग सच मान लेते हैं तो मजा नहीं आता है। ये मिथ है कि आयरन मैन ने थैनोस और उसकी आर्मी को मारा नहीं बल्कि 2014 में वापस भेज दिया। इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है मार्वल की तरफ से कि वो लोग और थैनोस कहां पर गए। दूसरी बात, थैनोस एक अल्टरनेट टाइमलाइन से आया था। आपको याद हो तो अगर किसी टाइमलाइन से एक इन्फिनिटी स्टोन को हटा दो तो एक न्यू टाइमलाइन बन जाएगी जिसमें स्टोन नहीं होगा। थैनोस उस टाइमलाइन से आया था जिसमें पावर स्टोन नहीं था क्योंकि उसे रोडी ले गया, हमारा रोड्स। तो अब वो एक न्यू टाइमलाइन है, लेकिन इस टाइमलाइन को कैप्टन अमेरिका इरेज कर देते हैं पावर स्टोन को रिटर्न करके, यानी कि अल्टरनेट टाइमलाइन वाले थैनोस की जो टाइमलाइन है वो रही ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मार्वल वालों ने स्टोरी जब बनाई होगी तब ये तो नहीं सोचा होगा कि थैनोस को उस टाइमलाइन में भेज देंगे जो टाइमलाइन हम थोड़ी देर में इरेज करने वाले हैं। और यहाँ आयरन मैन स्नैप करते वक्त ये हिसाब तो लगाएगा नहीं कि ये लोग कौन से साल से आए हैं, उस साल में इन्हें वापस भेज देता हूँ। ऐसी सिचुएशन में एक ही चीज आती है दिमाग में कि बस थैनोस को और उसकी आर्मी को इस दुनिया से ही गायब कर दो, और आयरन मैन ने वही किया, सिंपल एज दैट। तो यार ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये मेरा डिस्कॉर्ड है, जाओ जाके ज्वाइन फॉलो सब कुछ कर लो। आप मिथ्स कमेंट सेक्शन में सबमिट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करके भी सबमिट कर सकते हो, ट्विटर पर भी सबमिट कर सकते हो। और मिथ बस्टर का नया एपिसोड बहुत जल्दी आएगा क्योंकि काफी सारे मिथ्स और भी बाकी रह गए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर कर देना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।